प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी एक उच्च कोटि की कथा शिल्पी हैं। उनकी लिखी हुई कहानियाँ अत्यंत सहज, सरल और हृदय को छू लेने वाली होती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अभिमानी निराभिमानी। तो शुरू करते हैं कहानी अभिमानी निराभिमानी। शेखर भैया के सुझाव पर आज सुमन लाइब्रेरी के लिए अकेली ही निकल पड़ी थी। अब वो एमए प्रीवियस में एडमिशन ले चुकी है, इतनी हिम्मत तो उसे होनी ही चाहिए। रास्ता तो भैया ने समझा ही दिया था। अचानक राह में बने एक बंगले के गार्डन देख सुमन ठिठक गई। ऐसा लगता था गार्डन में दुनिया भर के फूलों का मेला सजा हुआ था। हवा में झूमते फूल खुशी से इतराते लग रहे थे। बचपन से ही सुमन को फूलों से बहुत प्यार था। अपने छोटे से घर के गमलों में कुछ फूलों के पौधे लगाकर ही वो खुश रहती। फूलों पर दृष्टि गड़ाए सुमन की नज़र घर के बाहर आ रहे एक युवक पर पड़ी थी। ये घर तुम्हारा है? अचानक ही सुमन उस कीमती वस्त्रों में आए युवक से पूछ बैठी। मेरे कपड़े देखकर भी तुम्हें सवाल पूछने की ज़रूरत है? अभिमान से उसने कहा। अक्सर कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। हमने सीधा सवाल किया था, क्या तुम सीधा जवाब नहीं दे सकते? सुमन ने निर्भय सवाल किया। परिस्थितियों ने सुमन को साहसी बना दिया था। हाँ, ये मेरा बंगला है। पूरे शहर में ऐसा दूसरा बंगला नहीं है। आजकल मॉम और डैड 3 महीनों के लिए लंदन गए हैं। अब इस घर का मैं अकेला ही मास्टर हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम लकी हो, तुम्हारे गार्डन में इतने सुंदर फूल खिले हैं। लगता है तुम्हें भी फूलों से बहुत प्यार है। इन फूलों को देखकर हम रुक गए थे। भोलेपन से सुमन ने सच बयान कर दिया। ओह नो, मेरे पास फूल जैसी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए टाइम नहीं है। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ। इंजीनियर बनकर हाई क्लास आकाश छूती बिल्डिंग्स बनाना मेरा मकसद है, हिकारत से युवक ने कहा। क्या तुमने कभी अपने गार्डन के फूलों से प्यार ही नहीं किया? फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियों को नहीं देखा? भंवरों के गुनगुन गीत नहीं सुने? कली की एक एक पंखुड़ी को खिलते नहीं देखा? फिर क्यों इतनी सुंदर फूलों की गार्डन बनाई है? सुमन के चेहरे पर ढेर सारा विस्मय था। क्या तुम कविता लिखती हो? तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। ये गार्डन हमारा स्टेटस सिंबल है। इसे देखने के लिए माली है। यहाँ से अगर कुछ फूल मुफ्त में लेकर अपने पैसा बचाना चाहती हो तो ले सकती हो, पर रोज़ रोज़ फूल लेकर बाजार में बेचने की कोशिश मत करना। अमन के चेहरे पर व्यंग स्पष्ट था। इतने सुंदर फूलों के बीच रहने वाले तुम इतनी छोटी बात सोच भी कैसे सकते हो? आक्रोश से सुमन का गोरा चेहरा लाल हो उठा था। सॉरी, अक्सर लोग यहाँ के फूलों से बुके बनाकर फ़ायदा उठाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुमन। हमारा नाम जानकर क्या करोगे? सुमन, इसका मतलब जिसके पास अच्छा मन हो, अपने हिंदी ज्ञान के आधार पर युवक ने कहा। वाह, तुम तो अच्छी हिंदी जानते हो। सुमन का अर्थ फूल होता है, समझे? इस तरह से तो तुम्हारा नाम अमन होना चाहिए, यानी जिसके पास मन ना हो। सुमन के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या? तुमने कैसे जाना मेरा नाम रियलिटी में अमन ही है? अब उसके विस्मित होने की बारी थी। जिसके पास फूलों के सौंदर्य को सराहने वाला मन नहीं है, उसका तो यही नाम होना चाहिए। सुमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है, फिर भी जानता हूँ अमन का अर्थ शांति और चैन होता है, और मेरे पास भी मन है। अमन ने शान से जानकारी दी। तुम्हारे साथ बातें करते बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब चलती हूँ। तुम क्या कहीं कोई काम करती हो? अगर चाहो तो किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ। हमारे बहुत रिसोर्सेज हैं। अमन के चेहरे पर स्टेटस का अभिमान स्पष्ट था। थैंक्स अमन, अपनी योग्यता पर मुझे इतना यकीन है कि जो चाहूँगी पालूँगी। किसी की सिफारिश की उन्हें ज़रूरत होती है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, गर्व से सुमन ने कहा। अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हें कार से ड्रॉप कर दूँगा। आखिर मेरी वजह से तुम्हारा टाइम जो वेस्ट हुआ। भगवान ने ये जो 2 पाँव दिए हैं, इनका इस्तेमाल ना करूं तो इनमें जंग लग जाएगी। ऑफ़र के लिए धन्यवाद। सुमन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। तुम मिडिल क्लास वालों की यही कमज़ोरी होती है। अवसर का फ़ायदा उठाने में अपनी तौहीनी मानते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अमन ने अपनी राय दी। इन मिडिल क्लास वालों ने ही प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ही नहीं, देश को प्रधानमंत्री भी दिया है। धूल मिट्टी में खेलने वालों से भी हीरे और मोती निकलते हैं। गर्व से सुमन का चेहरा दमक उठा। अपनी बात समाप्त करती सुमन तेजी से मुड़कर वापस घर के लिए चल दी।
अमन के साथ बात करके उसका मूड ही खराब हो गया था। लाइब्रेरी जाने का उत्साह ही नहीं रहा। सुमन सोचती रही, ये अमीर अपने को क्या समझते हैं। अमन की बातों में कितना अभिमान था। क्या पैसे ही इंसान की पहचान होती है। अपनी इंजीनियरिंग की बात कितनी शान से बता रहा था। ज़रूर डोनेशन देकर इसका एडमिशन किसी ऐसे वैसे कॉलेज में कराया गया होगा, वरना वो अभिमानी आईआईटी का नाम जरूर लेता। एक शेखर भैया हैं, अपनी मेधा के बल पर देश के सबसे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पर कभी इस बात के लिए घमंड नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद जब रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया, तब अपनी माँ के साथ 10 वर्ष की सुमन इस मोहल्ले में आई थी। इस मोहल्ले में आए हुए सुमन को 9 वर्ष बीत चुके हैं। पास पड़ोस के परिवारों से उसे और उसकी माँ को बहुत अपनापन मिला था। माँ ने के स्कूल में नौकरी कर ली थी। पड़ोसियों की उन दोनों के प्रति बहुत सहानुभूति रहती। सच तो ये है, ये पड़ोसी उसके रिश्तेदारों से कहीं ज़्यादा अपने सिद्ध हुए, जो उनकी हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। राखी के दिन उदास खड़ी सुमन पास के घरों में उत्साह से मनाते त्यौहार को देख रही थी। तभी साथ वाले घर से शेखर ने उसे देखा था। सुमन, अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी? तुझसे राखी बंधवाने के लिए राखी भी साथ में लाया हूँ। अपनी जेब से राखी निकाल शेखर ने अपनी कलाई आगे कर दी थी। सच? क्या हम तुम्हारे राखी बांध सकते हैं? खुशी से सुमन का सुंदर चेहरा और भी कमनीय हो उठा। अरे पगली, मेरी भी तो कोई बहन नहीं है। तू मेरे राखी बांध देगी तो हम दोनों भाई बहन बन जाएंगे, पर तुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी, हंसते हुए शेखर ने कहा। आज माँ ने हलवा बनाया है, चलो माँ के सामने राखी बांधेंगे। उस दिन के बाद से शेखर ने सुमन को अपनी सगी बहन जैसा ही स्नेह दिया था। शेखर के पिता एक ऑफिस में बड़े बाबू थे, पर बेटे के लिए उन्होंने ऊंचे सपने देखे थे। मेधावी शेखर ने उनके सपनों को पंख लगा दिए। जब शेखर को कानपुर के आईआईटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला, तो सुमन ने खुशी में सबको मिठाई खिलाई थी। दोनों परिवार भी अब बहुत निकट आ गए थे। बीए के एग्ज़ाम में सुमन को सभी विषयों में डिस्टिंक्शन मिला था। शेखर की खुशी का ठिकाना ना था। आखिर सुमन किसकी बहन है? सुम्मी, तू भी इंजीनियरिंग करती तो हम दोनों भाई बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते। शेखर प्यार से सुमन को सुम्मी ही पुकारता था। नहीं भैया, हमें साहित्य में रुचि है, हम हिंदी में पीएचडी करेंगे। सुमन ने अपना निर्णय सुना दिया। उसके लिए आज से खूब सारी हिंदी की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। पास में लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर किताबें पढ़। छुट्टियों में घर पर बोर ही तो होती है, छुट्टियों में आए शेखर ने सलाह दी थी। क्या हुआ सुम्मी, क्या लाइब्रेरी तक नहीं पहुँच सकी? रास्ता तो सीधा था। घर वापस आई सुमन से शेखर ने पूछा। नहीं भैया, सीधे रास्ते में कटीले झाड़ मिल गए, जाने का मूड नहीं बना। क्या? रास्ता तो बिल्कुल साफ है, वहाँ झाड़ कैसे हो सकते हैं? तेरी बात समझ में नहीं आई। पूरी बात फिर बताऊंगी, अभी धूप की वजह से सिर दुख रहा है। अमन के साथ हुई बात बताने के लिए उसे वक्त चाहिए था। दूसरे दिन सुमन की पुरानी टीचर मीरा दीदी का फ़ोन आया था। अनाथ बच्चों और असहाय स्त्रियों की सहायता के लिए गांधी पार्क में एक मेले का आयोजन किया जा रहा था। सुमन ऐसे कामों में सबसे आगे रहती थी, इसीलिए उसकी टीचर चाहती थी कि सुमन भी मेले में एक स्टॉल लगाकर मदद करे। सुमन सोच में पड़ गई। मेले में खाने और मनोरंजन के तो बहुत से स्टॉल होंगे, क्यों ना सुमन हिंदी के महान लेखकों की पुस्तकें और पत्रिकाओं के स्टॉल लगाए। पड़ोस में रहने वाले किशोर अंकल की किताबों की दुकान से अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं इस काम के लिए निःशुल्क मिल जाएंगी। किताबें बिकने पर अंकल को भी कुछ फ़ायदा होगा। स्टॉल पर भारतीय साहित्य भंडार का बैनर लगाने से अंकल की दुकान का भी प्रचार होगा। इस काम में उसकी सहायता के लिए उसकी सहेली नीरा खुशी से तैयार हो गई। सुमन ने जैसा सोचा था वही हुआ। किशोर अंकल ने खुशी खुशी अच्छी अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं सहर्ष दे दीं। सुमन उत्साहित हो गई। इस उत्साह में अमन के साथ हुई बातों की कड़वाहट वो भूल गई थी। उस शहर के लिए ऐसा मेला सबके आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। कुछ देर की मौज मस्ती के साथ अनाथ बच्चों और दुखी स्त्रियों के लिए सहायता भी हो जाती थी। सुमन और नीरा अपने स्टॉल को सजाने में जुट गईं। बड़े बड़े पोस्टरों पर आकर्षक रंगों से हिंदी साहित्यकारों के चित्र और स्लोगन लगाने से उनका स्टॉल बहुत प्रभावी बन गया था। एक शंका जरूर थी, क्या ऐसे मेले में लोग पुस्तकें या पत्रिकाएं खरीदेंगे? किशोर अंकल ने मूल्य से 25% की छूट भी देने के लिए कह दिया था। आखिर मेले का दिन आ पहुंचा।
चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। लाउड स्पीकर पर घोषणाएं की जा रही थीं। स्टॉल वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे थे। बच्चों के लिए मनोरंजन वाले स्टॉल बुला रहे थे। तरह तरह के खाने के स्टॉलों पर खूब भीड़ थी। हम भी चाट का स्टॉल लगा लेते तो अच्छा था। यहाँ हमारी किताबों का मोल जानने वाला कोई नहीं दिखता। नीरा ने अपनी शंका व्यक्त की। कोई बात नहीं, कम से कम हम लोगों का ध्यान तो आकृष्ट कर सकते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य कितना समृद्ध है, सुमन ने शांति से कहा। तभी दो प्रौढ़ महिलाएं उनके पास आ गईं। उनमें से एक ने कहा, अरे मीरा बहन देखो, इस स्टॉल पर कितने महान साहित्यकारों की पुस्तकें हैं। ये स्टॉल तो सबसे अलग और अनूठा है। हाँ रेवा, ये तो पहली बार देखा। इस मेले में इसके पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों बेटी, ये किसकी सूझ है? रेवा जी ने मुस्कुराकर पूछा। ऐसी सोच तो बस हमारी इस सहेली सुमन की ही हो सकती है। नीरा ने सुमन की ओर इशारा किया। आंटी, आप क्या कुछ पुस्तकें खरीदेंगी? खरीद पर 25% की छूट है, सुमन ने उत्साह से कहा। जरूर, हमें कुछ अच्छी पुस्तकें अपनी लाइब्रेरी के लिए लेनी हैं, मीना जी ने कहा। कुछ ही देर में दोनों महिलाओं ने 10 पुस्तकें खरीद लीं। सुमन ने खुशी खुशी पैकेट देकर धन्यवाद दिया। चलो, हमारी पहली बोहनी तो हो गई, अब आगे देखें क्या होता है। नीरा भी खुश थी। दूर से आ रहे अमन और उसके साथी समीर की नज़र सुमन के स्टॉल पर खड़ी लड़कियों पर पड़ी। अमन ने हल्के से सीटी बजाकर कहा, अरे ये तो उस दिन वाली लड़की सुमन है, साथ में कोई दूसरी लड़की भी है। देख अमन, सुमन के साथ दूसरी लड़की मेरी कज़िन नीरा है। उसके साथ कोई शैतानी नहीं चलेगी, वरना घर में शिकायत हो जाएगी, समीर ने चेतावनी दी। तू उस लड़की सुमन को जानता है? अमन विस्मित था। उसे सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग जानते हैं। ब्यूटी और ब्रेन दोनों का संगम है। पूरी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन पाई थी। शहर की डिबेट में सबकी बोलती बंद कर डाली थी, समीर ने तारीफ की। शायद इसी घमंड में मुझे पूरा लेक्चर दे डाला था। चल देखें क्या नायाब चीज़ें बेच रही है। दो लड़कियां हिंदी की पत्रिकाएं देख रही थीं। नीरा उन्हें मैगजीन दिखा रही थी। तभी अमन और समीर भी आ पहुँचे। हेलो सुमन, मुझे पहचानती तो ज़रूर होगी, पूरे यकीन के साथ अमन ने कहा। किसी अजनबी को याद रख पाना संभव नहीं होता। कहिए, आपको कैसी किताबों में इंटरेस्ट है? गंभीरता से सुमन ने कहा। इंग्लिश की क्लासिक स्टोरीज़ मिलेंगी। सॉरी, भूल गया, तुम तो हिंदी पढ़ने वाली हो, तुम्हें अंग्रेजी बुक्स के बारे में क्या पता होगा, व्यंग से अमन ने कहा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बीए में मेरा एक विषय इंग्लिश लिटरेचर रहा है और मुझे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं। अगर आप नहीं जानते तो बता सकती हूँ, शहर में इंग्लिश क्लासिक्स कहाँ मिलती हैं। सुमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे समीर भैया, आप लोग हमारे स्टॉल पर आए हैं। अब तो आप दोनों को किताबें खरीदनी होंगी, समीर को देख नीरा ने खुशी से कहा। मेरे घर में इन किताबों के लिए जगह नहीं है। वैसे आप दोनों ने इतनी मेहनत की है, शायद लोगों से मांग कर किताबें सजाई हैं, इसलिए अगर डोनेशन चाहिए तो दे सकते हैं। कहिए कितने का चेक दे दूं? सुमन को तिरछी नज़र से देखते हुए अमन ने पूछा। ओह थैंक्स, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। अगर डोनेशन देना ही है तो शुरू में ही डोनेशन बॉक्स रखा गया है, वहाँ अपने डैड के कमाए पैसे डाल दीजिए। वैसे भी आपको तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, उस वक्त आपके पैसे काम आएंगे। उत्तेजना से सुमन का चेहरा लाल हो आया था। शांत हो जा सुमन, ये तो हमारी मदद ही करना चाह रहे हैं। नीरा ने बात संभालनी चाहिए। मदद नहीं, हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। सुना नहीं, हमने मांग मांग कर किताबें सजाई हैं। वैसे भी हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों के बारे में ये बड़े ऊंचे विचार रखते हैं। सुमन को अमन की बातें याद थीं। सॉरी सुमन, अमन तो मजाक कर रहा था। वैसे मुझे कुछ अच्छी किताबें और पत्रिकाएं चाहिए। घर में बहनें और भाभी ऐसी किताबों को बड़े शौक से पढ़ती हैं। तुम अपनी पसंद की 7-8 किताबें दे दो। ज़रूर समीर भैया, अभी चुनकर देती हूँ। सुमन ने जल्दी ही 7 किताबें चुन लीं। अमन यार, अब तू पेमेंट कर दे, डोनेशन देने वाला था, अब पैसे निकाल, समीर ने मजाक किया। नो प्रॉब्लम, कितने का चेक काटना है? अगर कहें तो असल दाम से कुछ ज़्यादा का चेक दे सकता हूँ। थैंक्स, अपने पैसे खर्च करने के लिए आपके पास बहुत साधन हैं, हमें बस 2000 का चेक चाहिए। एज़ यू विश। वैसे अगर फ़ायदा नहीं उठाना था तो ये दुकान लगाने की क्यों सोची? ये बात तुम नहीं समझोगे अमन, शांति से सुमन ने कहा। नीरा और सुमन, तुम दोनों सवेरे से बिजी हो, जाओ अमन के साथ जाकर कुछ खा पी लो,
कुछ देर के लिए यहाँ मैं संभाल लूँगा। अमन, होप यू डोंट माइंड, समीर ने प्यार से कहा। नहीं, हमें नहीं जाना। नीरा, तू चली जा, सुमन ने साफ मना कर दिया। अगर तू नहीं चलेगी तो हमें भी नहीं जाना है, नीरा ने साफ इनकार कर दिया। विवश सुमन को भी अमन का साथ झेलना पड़ा। तीनों चाट के स्टॉल पर पहुंचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, पर अमन पर निगाह पड़ते एक लड़की ने चहक कर कहा, अरे अमन जी, आप कहिए क्या लेंगे। लड़की के चेहरे पर खुशी की चमक थी। मुझे बस एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, इन दोनों को जो चाहिए दे दो। हाँ, पेमेंट मैं करूँगा। शुक्रिया अमन, हमें तुम्हारी दरिया दिली की ज़रूरत नहीं है, हम अपना पेमेंट खुद कर सकते हैं। एक पुरुष के साथ आई लड़कियां अपना बिल खुद चुकाएं, क्या यही भारतीय संस्कृति है सुमन? याद नहीं, पहले दिन तुमने कहा था मिडिल क्लास वाले मौके का फ़ायदा उठाना नहीं जानते, बस वही समझ लो। हम तुम्हारे साथ आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। इससे ज़्यादा और फ़ायदा नहीं उठाना है। बात खत्म करती सुमन ने पैसे काउंटर पर खड़ी लड़की को दे दिए। अमन का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा। बिना बात किए वे लौट आए। उन्हें देख समीर ने पूछा, कहो मेरे दोस्त की कितनी जेब खाली कर डाली? चेहरे पर हंसी थी। चल समीर, आई एम फेड अप। ये अपने को न जाने क्या समझती है, मूड ही ख़राब कर दिया। चल क्लब चलते हैं, मूड ठीक करना है। कड़ी नज़र सुमन पर डालकर अमन चुप हो गया। किसकी बात कर रहा है, किसने मूड ख़राब कर दिया? समीर विस्मित था। कुछ नहीं, अब यहाँ रुकना बेकार है। अमन के साथ जाने को समीर विवश था। तू बेकार में अमन से उलझ पड़ी, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा था? नीरा ने कहा। तू उस घमंडी को नहीं जानती, अमीर बाप का बेटा है, दूसरों पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ता है। उसकी बात छोड़, हमें तो यही खुशी है, हमने काफ़ी पैसे जुटा लिए हैं। हाँ, मीरा दीदी हमारे काम से खुश हो जाएंगी, नीरा ने सहमत जताई। 2 दिनों बाद नीरा सुमन के पास आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सुम्मी, चल आज हम क्रिकेट मैच देखने चलेंगे, समीर भैया ने पास दिए हैं। तुझे कब से क्रिकेट देखने का शौक़ हो गया? हमें नहीं जाना है। जानती है इस मैच में समीर भैया भी खेलेंगे, इतने महंगे टिकट हमें मुफ्त में मिले हैं, प्लीज़ मेरे लिए चली चल, नीरा ने अनुरोध किया। नीरा के साथ सुमन को मैच देखने के लिए जाना ही पड़ा। ग्राउंड में भारी भीड़ थी। नीरा के पास वीआईपी पास होने की वजह से अच्छी सीटें मिल गईं। इस मैच को अमन ने स्पॉन्सर किया है, इसीलिए हमें वीआईपी पास मिले हैं, नीरा ने खुशी से बताया। अगर तूने पहले ये बात बता दी होती तो हम किसी भी हालत में मैच देखने नहीं आते। उसने कभी कबड्डी खेली है? नहीं ना, क्योंकि वहाँ तो स्टेटस आड़े आ जाएगा। स्वर में कड़वाहट स्पष्ट थी। तू बेकार ही अमन से चिढ़ती है, अच्छा भला लड़का है, अमीर है, इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता। अब खेल शुरू हो रहा है, खेल का मजा ले। हर्ष ध्वनि के साथ मैच शुरू हो गया। अमन बैटिंग कर रहा था। पहली बॉल पर छक्का मारकर अमन ने ढेर सारी तालियां पा ली। हर बॉल पर रन बनाता अमन हीरो बन गया। पूरे दिन खेल चलता रहा। अंततः अमन की टीम विजयी रही। जीत का कप लेते अमन के साथियों ने उसे कंधे पर उठा लिया। अमन का चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। सुमन जल्दी वापस लौटना चाहती थी, पर नीरा समीर को बधाई देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद भीड़ छटने पर समीर के साथ अमन भी बाहर आ रहा था। नीरा ने आगे बढ़कर उसे बधाई दी। थैंक्स देते अमन की निगाह नीरा के साथ खड़ी सुमन पर पड़ी थी। ये तो कमाल हो गया, यूनिवर्सिटी की ब्रिलियंट स्टूडेंट सुमन भी हमारा मैच देखने आई थी। अच्छा हुआ मैंने इन्हें नहीं देखा, वरना दहशत के मारे 0 पर आउट हो जाता, व्यंग से अमन ने कहा। अपनी जीत पर नाज करना बेकार है अमन, स्पॉन्सरशिप के बदले जीत तो मिलनी ही थी। सुमन ने साफ साफ जीत का पूरा श्रेय अमन की स्पॉन्सरशिप को दे डाला। मान जा अमन, इनकी दुआओं ने ही हमें जिता दिया, समीर ने परिहास किया। यार समीर, तू इन्हें नहीं जानता, डरता हूँ कि कहीं अपना लेक्चर शुरू ना कर दें कि अपनी गार्डन देखने के लिए वक्त नहीं है और खेल में टाइम वेस्ट कर रहे हो। खैर, आज की जीत की खुशी में माफ़ करता हूँ। सुमन का गोरा चेहरा तमतमा आया। ये होता कौन है जो उसे माफ़ करे, घमंडी कहीं का। अच्छा होता वो नीरा की बात ना मानकर यहाँ ना आती। तभी 5-7 लड़कियाँ अमन के ऑटोग्राफ लेने आ गईं। उनके चेहरे पर अमन के लिए प्रशंसा थी। उनके साथ नीरा ने भी ऑटोग्राफ लिया। अमन ने सबको ऑटोग्राफ देकर सुमन से कहा, तुम मेरा ऑटोग्राफ नहीं लोगी सुमन? एक मशहूर बिल्डर की तरह से जब अखबारों में मेरा नाम निकला करेगा तब तुम मेरे ऑटोग्राफ की इम्पोर्टेंस समझोगी, शान से अमन ने कहा। एक बिल्डर की मेरी दृष्टि में कोई विशेष इज्जत क्यों होगी?
अपने सपनों को सपने ही रहने दो अमन। अमीरों से भारी रकम लेकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले हजारों बिल्डर्स होते हैं। काश कोई गरीबों के लिए घर बनवाता, उसके लिए मेरे दिल में सच्ची इज्जत होती। नीरा, अभी मुझे घर जाना है, तू रुक सकती है। अपनी बात कहती सुमन तेजी से चल दी। उसके पीछे नीरा भी थी। ये लड़की अपने को न जाने क्या समझती है। इसे क्या पता एक दिन अपनी बनाई ऊंची ऊंची इमारतों के साथ मैं आकाश की ऊंचाइयां छू लूँगा। अमन के चेहरे पर अभिमान था। घर पहुंची सुमन का आक्रोश थम नहीं रहा था। माँ हमेशा कहती हैं घमंडी का सिर नीचा होता है। एक दिन इस अमन का भी अभिमान जरूर टूटेगा। सिर्फ पैसे से ही तो कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता। आज शेखर भैया होते तो उनसे बात करके कुछ शांति मिलती, पर वो तो छुट्टियों में किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए बाहर गए हुए हैं। नीरा तो अमन को बस इतना ही जानती है कि वो उसके समीर भैया का अच्छा दोस्त है। पता नहीं अमन को सुमन से क्या दुश्मनी है, उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। 2 दिन बाद शाम को अपने लगाए फूलों के पौधों को पानी देती सुमन गुनगुना रही थी। गुलाब की टहनी पर मुस्कुराते सुर्ख लाल गुलाब को देखकर उसका अवसाद तिरोहित हो गया। तभी घबराई हुई नीरा पहुंची। उसके चेहरे पर किसी अनिष्ट की आशंका स्पष्ट थी। क्या हुआ नीरा, तू अचानक यहाँ? उसे देख सुमन विस्मित थी। एक बुरी खबर है, कल शाम अमन ने एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाया था। अमन रोज़ सवेरे जॉगिंग के लिए जाता है। वे गुंडे अमन से बदला लेने की ताक में थे। अमन को अकेला पाकर उन गुंडों ने अमन को बुरी तरह पीटा और उसे बेहोश छोड़कर भाग गए। सवेरे जब लोगों ने देखा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। समीर भैया अमन के पास हैं, उसके मम्मी पापा तो लंदन में हैं। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की वजह से उसे पिटना पड़ा तो उसके लिए तू क्यों हमदर्दी दिखा रही है? उस घमंडी को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। नीरा की खबर से अप्रभावित सुमन ने कहा। तू अमन के बारे में हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती है सुम्मी? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे तो लड़कियों से चिढ़ है, शायद इसीलिए तेरे साथ उसकी नहीं बनती। नीरा नाराज़ थी। अच्छा अब बता, तू हमसे क्या चाहती है? यहाँ दौड़ी दौड़ी क्यों आई है? तुझे मेरे साथ अमन को देखने हॉस्पिटल चलना होगा। सॉरी, हम उसे देखने नहीं जा सकते, सुमन ने साफ कह दिया। तेरे हर काम में हम तेरा साथ देते हैं, आज तुझे चलना ही होगा। मेले में किताबों के पैसे और क्रिकेट मैच के पास अमन ने ही दिए थे, हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए। अगर आज तूने साथ नहीं दिया तो आगे से हमसे कोई उम्मीद मत रखना, नीरा ने चेतावनी दे डाली। अंततः सुमन को नीरा के साथ जाना ही पड़ा। हॉस्पिटल के बेड पर पैरों और हाथों पर प्लास्टर के साथ लेटा अमन बेहद उदास, नन्हे शिशु सा मासूम दिख रहा था। नीरा और सुमन को देखकर उसके चेहरे पर शायद विस्मय था। समीर उसके पास से उठ खड़ा हो गया। कैसे हो अमन, बहुत दर्द हो रहा होगा? नीरा ने सहानुभूति से पूछा। पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर उतनी तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं जितना अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर तकलीफ़ हो रही है। अमन के चेहरे पर दर्द था। क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मीरा ने तसल्ली देनी चाही। सुमन, तुम यहाँ? सुमन को देखते अमन ने कहा। चेहरे पर ढेर सारा विस्मय था। सुमन के उत्तर के पहले ही एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। अमन के बेड के पास आकर कहा, हेलो अमन, अब कैसा फील कर रहे हो? मेरी छोड़िए, क्या उन गुंडों का पता लगा? अमन की आवाज़ में बेचैनी स्पष्ट थी। तलाश जारी है, अब आप पूरी घटना मुझे बताइए। कितनी बार वही बात दोहरानी होगी? बताया तो था, मैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकला था, रास्ता सुनसान था, तभी एक लड़की भागती हुई आई और मदद के लिए चिल्लाई। उसके पीछे 2 गुंडे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे छुरे से मारने की धमकी दी। लकीली मेरे पास मेरा रिवॉल्वर था। जैसे ही अपनी रिवॉल्वर पॉकेट से निकाली, दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। बाय द वे, आपके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस तो होगा, वैसे आप उसे लेकर क्यों घूमने निकले थे? पुलिस को लाइसेंस दिखाया भी जा चुका है। आपसे बताया था कि रास्ता सुनसान रहता है, वहाँ कुछ वारदातें हो चुकी हैं। अपनी हिफाजत के लिए उसे साथ रखना अपराध तो नहीं इंस्पेक्टर। ठीक है, मैं समझता हूँ। आप उन गुंडों का कुछ हुलिया बता सकते हैं? असल शाम का अंधेरा था ही। हाँ, वे दोनों जीन्स और शर्ट पहने हुए थे। एक के चेहरे पर बाईं तरफ एक लंबा निशान था जैसे चाकू से कटा हो। सवेरे जब पीछे से हमला हुआ तो मुझे कुछ होश नहीं रहा। बताते हुए अमन थक सा गया। थैंक्स अमन, हम पूरी कोशिश करेंगे उन दोनों को जल्द ही पकड़ लिया जाए।
इंस्पेक्टर चला गया। तुमने ठीक कहा था सुमन, अपने सपनों को सपने ही रहने दो। अब इस ज़िंदगी में मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। आकाश छूने की जिद थी, अब तो ज़मीन पर भी सीधा खड़ा हो सकूंगा, इसमें भी शक है। पास खड़ी सुमन से अमन ने मायूसी से कहा, हमें माफ़ करो अमन, हमारा ये मतलब नहीं था। जिस साहस से तुमने एक लड़की के सम्मान की रक्षा की है, अब उसी साहस के साथ अपनी दुर्बलता पर विजय पानी है। अपने शरीर की चोट को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम सीधे खड़े नहीं हो सकोगे? सुमन अमन के साहस की बातें सुनकर अभिभूत थी। थैंक्स सुमन, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज तुमने मेरे सोच की दिशा बदल दी। तुम फिर आओगी ना? आशा से अमन ने पूछा। जरूर आऊँगी, पर एक शर्त है। दूसरी बार तुम उदास नहीं, मुस्कुराते हुए मिलोगे। ऐसा ही होगा सुमन। मेरे बारे में सुनकर मम्मी को हार्ट अटैक सा आ गया है। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। डैडी भी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते। रिश्तेदार तो मतलब साधते हैं, आकर मुझे देखकर अपना फ़र्ज़ निभा गए। डैडी की तरक्की से उन्हें जलन होती है। समीर का ही सहारा है। अरे तुझे किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है, जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होगा, समीर ने कहा। अपने को अकेला मत समझो अमन, हम सब तुम्हारे साथ हैं, नीरा ने भी स्नेह से कहा। शुक्रिया नीरा, तुम दोनों के आने से अच्छा लगा। अमन की आवाज़ भीग सी गई। घर वापस पहुंची सुमन बहुत अपसेट थी। क्या ये सच हो सकता है कि उसकी बात की वजह से आज अमन इस हाल में है? उसने ही तो कहा था एक दिन अमन का अभिमान जरूर टूटेगा, घमंडी का सर नीचा होता है। एक और बात भी तो कही थी अमन ने कि सपने सपने ही रहेंगे, उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। अमन को उसकी वो बात याद भी है। आज अमन के साहस की बातें सुनकर वो सोचने को विवश थी। जो इंसान एक अनजान लड़की की मदद के लिए अपनी जान पर खेल सकता है, वो क्या वही अमन है जिससे वो चिढ़ती रही है? आज उसके सामने अमन का एक दूसरा ही रूप था। अपनी गलती का उसे प्रायश्चित करना ही होगा, पर कैसे? अपने को दोषी ठहराती सुमन देर रात तक जागती रही। सुबह तक सुमन निर्णय ले चुकी थी। अगर अमन को लगता है कि उसके कहने से ही अमन की हालत है, तो सुमन को उसका ये भ्रम दूर करना ही होगा। वो पूरी तरह से निराश हो चुका है। सुमन उससे आशा का संचार करेगी, उसकी निराशा को दूर करेगी। अभी उसके क्लासेस शुरू होने में देर है। इन दिनों वो अमन के पास हॉस्पिटल जाकर उसके साथ समय बिताकर खुशी देने का प्रयास करेगी। सवेरे माँ को सारी बात बताकर उसका मन हल्का हो गया। माँ से भी कहा अगर संभव हो वो नीरा के साथ ज़रूर जाए। अमन अभी अकेला है, उनके जाने से उसे खुशी मिलेगी। माँ ने भी स्वयं कभी उसे देख आने की बात कहकर सुमन का भय दूर कर दिया। वो जानती थी माँ को उस पर कितना ज़्यादा विश्वास है। सवेरे जल्दी उठकर सुमन ने नीरा को फ़ोन किया तो उसने दुखी स्वर में बताया, नानी का निधन हो गया है, हम सब आज ही बनारस जा रहे हैं। समीर को ही सब रस्में पूरी करनी हैं। उसे 3-4 सप्ताह बनारस में ही रहना होगा। उसे अमन की चिंता है। अगर तू उसे कभी कभी देख आया करे तो समीर आभारी रहेगा। अमन बहुत अकेला है, सुमन प्लीज़ उसकी मदद करना। तू चिंता मत कर, समीर से कहना उसकी जगह तो मैं नहीं ले सकती, पर अमन की परवाह रखूँगी। सुप्रभात अमन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अपने सामने मुस्कुराती सुमन को देख अमन चौंक गया। सुमन, तुम यहाँ आकर मुझ पर दया कर रही हो? तुम क्या कभी दया के पात्र हो सकते हो अमन? तुम्हारा जैसा साहसी बिरला ही होगा। मेरे पास आने से तुम्हारा टाइम तो वेस्ट होगा सुमन। यूनिवर्सिटी अभी बंद है, कोई दोस्त भी यहाँ नहीं है। सोचा तुम्हारे साथ ही बातें करके समय बिता लूँ। वैसे तो तुमने ही तो कहा था सुमन का अर्थ अच्छा मन होता है, शायद इसीलिए किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। सुमन हंस रही थी। सचमुच तुम्हारा मन बहुत अच्छा है सुमन, वरना मेरी तकलीफ़ से तो तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं होता। 3-4 दिनों में सुमन के साथ अमन सहजता से बातें करने लगा। बातों बातों में सुमन ने बताया उसके पापा के ना रहने पर भी उसकी माँ ने साहस नहीं खोया। माँ ने उसे अपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आज दोनों माँ बेटी कम, दोस्त ज़्यादा हैं। बातें सुनते अमन के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। अमन ने मायूसी के साथ बताया उसके मॉम और डैड के होते हुए भी वो अकेला महसूस करता रहा है। उन दोनों के पास बेटे के लिए वक्त कम रहा। डैड की बिजनेस
और मॉम की सोशल सर्विस के बीच बेटा अकेला छूट जाता था। इसीलिए अमन एक लड़की के धोखे के प्यार का शिकार बन गया था। अमन पूरी बात ना कहकर चुप हो गया। ये क्या कह रहे हो अमन? तुम किसी से धोखा कैसे खा सकते हो? सुमन विस्मित थी। लंबी कहानी है सुमन। मेरे पैसों के लालच में वो लड़की मेरे साथ प्यार का नाटक खेलती रही। अपने अकेलेपन से ऊबा हुआ मैं उसके जाल में फंसता गया। एक दिन मुझसे ज़्यादा अमीर लड़के के साथ कहीं चली गई। मुझे लड़की नाम से नफरत हो गई। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ बहुत कटु था। पुरानी दुखद बातें भुला देने में ही समझदारी होती है। मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हारे पास काफ़ी फ्री टाइम है। तुम अपनी जिन बिल्डिंग्स को बनाने के सपने देख रहे थे उनके बारे में कुछ स्टडी क्यों नहीं कर लेते? सुमन ने गंभीरता से कहा। अब समझा तुम मेरा मजाक बना रही हो, अमन ने नाराज़गी से कहा। तुम हमें समझ ही नहीं सके अमन। हम सच्चे दिल से चाहते हैं तुमने जो सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे हों। तुम बुक्स पढ़कर काफ़ी आइडियाज़ ले सकते हो। हम तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताबें ला सकते हैं। थैंक्स सुमन, सच कहती हो? मुझे इस वक्त को बेकार नहीं करना चाहिए। मेरे घर में बिल्डिंग डिज़ाइनिंग पर बहुत सी अमेरिका की किताबें हैं, पर तुम कैसे ला पाओगी? तुम एक कागज़ पर लिख कर दे दो, हम माली काका के साथ जाकर बुक्स ले आएंगे। हाँ, माली तुम्हें पहचानता है, पर तुमने उसे अपना काका कब बना लिया? पहले दिन ही, जब तुमने हमें फूलों को बाजार में बेचकर फ़ायदा उठाने का अभियोगी बना दिया था, सुमन ने शरारत से कहा। सॉरी सुमन, मेरी गलती माफ़ करो। तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम्हारे अच्छे मन से माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी ना? मुस्कुराते हुए अमन ने एक स्लिप पर संदेश लिखकर सुमन को दे दिया। बाबा रे, इतनी भारी किताबें तुम कैसे पढ़ पाते हो? अमन, हम तो इन्हें उठाने से ही थक गए। दूसरे दिन अपने साथ लाई किताबें पास की मेज पर रखती हुई सुमन बोली। थैंक्स सुमन, तुमने मुझे नई शक्ति दी है, अमन ने प्यार से कहा। दूसरे दिन से सुमन भी अपने साथ कुछ किताबें लाकर पढ़ती रहती। बीच बीच में दोनों बातें करते, पुराने मज़ेदार किस्से एक दूसरे को सुनाकर हंसते। सुमन अपने साथ जो भी खाने को लाती उसमें अमन का हिस्सा ज़रूर होता। अमन कहता, सुमन की माँ के हाथ का बना खाना इतना टेस्टी क्यों होता है? इसमें माँ का प्यार जो है, सुमन कहती। सुमन की माँ भी आकर उसे आशीर्वाद दे गई थी। अब अमन अपने विश्वास को फिर से जीने लगा था। सुमन जैसे अमन की ज़रूरत बन गई थी। एक बात सच सच बताना, मेरे अभिमान की वजह से तुम मुझे नफ़रत तो ज़रूर करती होगी? एक दिन अचानक अमन सुमन से पूछ बैठा। सच कहूँ तो तुम पर गुस्सा बहुत आता था कि ये लड़का अपने को समझता क्या है, पर अब सोचती हूँ तुम्हारे अभिमान के साथ मेरे स्वाभिमान और संस्कारों की टकराहट थी। दोनों के बीच तनाव था, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। सुमन के हंसते सुंदर चेहरे को अमन मुग्ध ताकता रह गया। दूसरे दिन जल्दी आने को कहकर सुमन लौट गई। ए लड़की रुक, तू सुमन है? कड़ी आवाज़ में पूछे गए प्रश्न पर अमन के पास जा रही सुमन चौंक गई। जी, आप कौन हैं? हमें कैसे जानती हैं? उस फैशनेबल स्त्री को विस्मय से देखती सुमन ने कहा। मैं कौन हूँ तो सुन और समझ ले। मैं अमन की मॉम हूँ। तेरे बारे में सब सुन चुकी हूँ। तुझ जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर लड़कों को फंसाकर पैसे लूटना और फिर धोखा देकर किसी और को शिकार बनाना, यही तेरी पहचान है। एक बार मेरा बेटा धोखा खा चुका है, अब दूसरी बार उसे धोखा नहीं खाने दूंगी। क्रोध से अमन की मॉम का चेहरा तमतमा रहा था। आप हमारा अपमान कर रही हैं। हम ऐसी लड़की नहीं हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है। आप जैसे अमीरों से हम कहीं ज़्यादा अमीर हैं। आपके पैसे आपको मुबारक, उन्हें तो हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। अपमान से सुमन का चेहरा लाल हो गया। बकवास बंद करो, बहुत हो गया। जिस लालच से तुमने मेरे बेटे की देखरेख की है उसके लिए कितने पैसे चाहिए? अभी चेक लिख के देती हूँ। इसके बाद इधर कभी मत झांकना। हर बात पैसों से नहीं तौली जाती मैडम, पर यह बात आप कभी समझ नहीं सकेंगी। धन्यवाद। बात समाप्त कर सुमन तेजी से मुड़कर चल दी। क्रोध और अपमान से सुमन का अंतर जल रहा था। गलती उसी की थी। आखिर उसे क्या पड़ी थी जो अमन के पास जाकर अपना समय नष्ट किया? अमन भी तो उसी माँ का बेटा है जिस स्त्री ने उस पर कितने अपमानजनक लांछन लगाए। शायद आज की दुनिया में अच्छाई करना ही गलत है। बस बहुत हो गया सुमन, अब उस अमन से उसे कोई नाता नहीं रखना है। न जाने क्यों सुमन का मन खूब रोने का कर रहा था। माँ से ये बात बतानी ठीक नहीं है, वो दुखी हो जाएंगी।
शेखर भैया या नीरा के आने पर उनसे बात करके शायद उसका दिल हल्का हो सकेगा। इतने अपमान के बावजूद भी वो अमन की चिंता से मुक्त नहीं हो पा रही थी। सुमन के साथ बातें करता अमन अपनी तकलीफ़ भूल जाता था। सुमन भी मज़ेदार किस्से सुनाकर उसे अपने दर्द का एहसास नहीं होने देती थी। दोनों का साथ पूर्णता देता था। न चाहते हुए भी सुमन की सोच का केंद्र बिंदु अमन था। उसका अकेलापन उसे छू गया था। हॉस्पिटल में अमन बेचैनी से सुमन का इंतज़ार कर रहा था। आज सुमन को मॉम से मिलाना है और आज ही वो लेट हो रही है। सुमन से मिलकर मॉम कितनी खुश होंगी। मॉम के ना होने की सुमन ने कमी ही महसूस नहीं होने दी थी। बार बार अपनी कलाई घड़ी देखते अमन से उसकी मॉम ने पूछा, किसका इंतज़ार कर रहा है अमन? अब तो तेरी मॉम आ गई है। मैंने सुमन के बारे में बताया था, पता नहीं आज अभी तक क्यों नहीं आई। अरे वो लड़की आई थी पर मैंने उसको उसकी औकात बता दी। ब्लैंक चेक दे रही थी पर वो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा की उम्मीद लगाए हुए थी। वापस चली गई। रूखी आवाज़ में मॉम ने कहा। ओ नो मॉम, तुमने क्या किया? वो एक बहुत स्वाभिमानी लड़की है। आज उसकी वजह से मुझे जीने की हिम्मत मिली है। उसका अपमान करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अमन व्याकुल हो उठा। एक लड़की से इतना बड़ा धोखा खाकर भी तुझे अकल नहीं आई? ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों पर डोरे डालकर धोखा देती हैं। इनकी मीठी मीठी बातों के जाल में तू फंसकर धोखा खा चुका है। बस मॉम, अब सुमन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सह सकता। काश तुम उसे पहचान सकती। अब तो उससे माफ़ी मांगने का भी साहस नहीं रहा। ये तुमने क्या कर दिया मॉम? अमन की आवाज़ भीग गई। तू बेकार परेशान हो रहा है। उसके घर का पता बता दे। 1-2 लाख का चेक मिलते ही तेरे पास थैंक्स देने भागी आएगी। पैसों में बड़ी ताकत होती है। आवाज़ गर्वीली थी। एक दिन मुझे भी अपने पैसों पर अभिमान था, पर सुमन के साथ जाना सच्ची खुशी पैसों से नहीं, निस्वार्थ प्यार और मन की शांति से मिलती है। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है मॉम, पर मुझे तुमसे या डैडी से कभी प्यार नहीं मिल सका। तुम दोनों के होते हुए भी मैं कितना अकेला छूट गया मॉम। अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए अमीरी का खोखला चोंगा पहन अपने को धोखा देता रहा। ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है अमन? हमने तुझे क्या नहीं दिया? प्यार नहीं दे सके मॉम। आज भी डैडी लंदन में मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस में बिजी हैं। मेरे अकेले मन को सुमन ने अपने निश्चल प्यार से सराबोर किया है। अमन की आवाज़ रुंध गई। अमन की बात से उसकी माँ स्तब्ध हो गई। ये कैसा कड़वा सच अमन कह गया? बचपन से आया और नौकरों के सहारे उसे छोड़ वो पति और अपने कामों में व्यस्त रहीं। 5-6 साल का नन्हा अमन माँ को बाहर जाता देख माँ का आंचल पकड़ उन्हें रोकने की कोशिश करता था, पर वो कब रुकी? बेटे के हाथ में चॉकलेट का डिब्बा थमा चली जाती थी। अमन के आंसू माँ को कब रोक सके? बाद में उसने अकेलेपन को अपनी नियति स्वीकार कर लिया था। अगर सुमन के साथ ने अमन के खाली मन को पूर्ण किया है तो वो सुमन से उसे अलग नहीं कर सकती। इतना तो समझ में आ ही गया है कि जिस लड़की ने अमन को इतना बदल दिया वो साधारण लड़की नहीं है। उन्हें सुमन से माफ़ी मांगनी होगी। दरवाजे की दस्तक पर सुमन चौंक गई। माँ स्कूल जा चुकी थीं। दरवाजे पर अमन की माँ को देख सुमन विस्मित थी। आप यहाँ? शायद और अपमान करना बाकी रह गया था। तिक्त स्वर में सुमन ने कहा। घर के भीतर नहीं आने दोगी? शांत स्वर में अमन की माँ ने कहा। हमारे इस छोटे से घर में आपके लायक फर्नीचर नहीं है। आपकी आदत मखमली सोफ़ों पर बैठने की है। अनायास ही सुमन के स्वर में व्यंग आ गया। अपना वो अपमान भूली नहीं थी। मुझे माफ़ नहीं करोगी बेटी? मानती हूँ तुम्हें समझने में गलती हो गई, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, माफ़ी मांग कर और अपमानित मत कीजिए। हम उस माँ की बेटी हैं जिसने अपना पति खोकर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मुश्किलों से डरे बिना साहस के साथ स्वाभिमान का जीवन जिया और हमें भी यही सिखाया है। अन्याय के आगे कभी सर मत झुकाना। आपको अमन के साथ होना चाहिए। दृढ़ आवाज़ में सुमन बोली। जानती हो सुमन, आज अमन ने मेरी आंखें खोल दी। मैं माँ का कर्तव्य नहीं निभा सकी। उसके मन का खाली कोना तुमने भरा है। अब उसे फिर से अकेला मत होने दो सुमन। माँ का स्वर दयनीय हो आया। शायद अमन ने आपको यहाँ भेजा है। आप उसकी माँ हैं। आपका प्यार उसे पूर्ण कर देगा। नहीं, अमन ये जानता भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। तुम नहीं जानती।
अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार वो रीता नाम की एक धोखेबाज लड़की के जाल में फंसकर पूरी तरह टूट चुका है। अब दोबारा फिर उसे उसी हाल में नहीं देख सकती। मेरी मदद करो सुमन। अमन एक समझदार लड़का है, वो अपनी कमज़ोरियों को जान गया है। उसे वक्त देना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है वो ठीक रहेगा, सुमन ने यकीन के साथ कहा। तुम्हारे यकीन पर विश्वास है सुमन, पर अगर तुम उसके पास नहीं गई तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। प्लीज़ सुमन, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। अब मैं जाग गई हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, आपके लिए आज चल रहे हैं, पर आगे के लिए आपको ही राह ढूंढनी होगी। माँ के साथ सुमन को आया देख अमन का उदास चेहरा खिल उठा। डॉक्टर से बात करने के बहाने मॉम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। सुमन प्लीज़, मॉम ने जो कुछ कहा है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे नाराज़ मत होना, वरना मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, अमन ने सच्चाई के साथ कहा। अरे वाह, हम तो वीआईपी हो गए। अरे जनाब, इस धोखे में मत रहिएगा कि सुमन के पास इतना फालतू समय है कि आपकी नर्स बनी रहे। अब आपकी मॉम आ गई हैं, हमारी ड्यूटी खत्म। अच्छा तो मैडम सुमन हमारी नर्स थी। जो भी हो, इस नर्स ने इतनी अच्छी देखभाल की कि उसे पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपॉइंट किया जाता है। बोलो मंजूर है? वैसे नो सुनने की तो मेरी आदत नहीं है। अमन की मुग्ध दृष्टि ने सुमन को संकुचित कर दिया। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और तुम पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हो। अमन का परिहास में कहा गया संकेत समझकर भी सुमन अनजान बन रही थी। मैं कल में नहीं, आज में जीता हूँ सुमन, और जानता हूँ कि मेरा आज बहुत सुखद है। कल और आज की क्या बातें हो रही हैं, मैं भी तो सुनूं। अमन की माँ आ गई थी। कुछ नहीं आंटी, अमन फिलॉसफी झाड़ रहा है। वैसे आपको बताना था, कल हम माँ के साथ गया जा रहे हैं। पापा के लिए माँ हर साल पूजा करवाती हैं। 1 वीक के बाद आएंगे। ठीक है बेटी, 1 सप्ताह अमन और मैं तुम्हें मिस करेंगे, पर तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। ओके अमन, लौट कर मिलेंगे। प्यार भरी नज़र अमन पर डाल सुमन चल दी। घर लौटी सुमन सोच में पड़ गई। अमन की बातों का अर्थ स्पष्ट था। क्या वो उसे चाहने लगा है? स्वयं सुमन भी तो उसकी ओर खिंचती जा रही है। अमन की माँ ने कहा सुमन की वजह से अमन बदल गया है। सुमन ने भी तो साफ महसूस किया है कि अमन उसके साथ कितना खुश रहता है। अपनी निजी बातें भी उसने सुमन के साथ शेयर की हैं। क्यों? क्या 2 सप्ताह में संभव हो सकता है? नहीं, उसे अपने को रोकना होगा। समीर 2-1 सप्ताह बाद आ जाएगा। उसके बाद सुमन को अमन के पास जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। पर क्या अपने को अमन से दूर रख पाना उसे संभव हो पाएगा? 1 सप्ताह गया में बिताकर सुमन लौटी थी। इस दौरान भी वो अमन को कितना याद करती रही। अपने से डरती, कहीं उसे अमन से प्यार तो नहीं हो गया था, वरना हर पल अमन को क्यों याद करती। पता नहीं अमन भी उसे इतना ही मिस कर रहा होगा। उसे अमन के पास जाने की उतावली थी। माँ, हम अमन को देखने जा रहे हैं। ऐसी भी क्या उतावली है? इतना थक कर आई हो, कल चली जाना। माँ, हम बिल्कुल नहीं थके हैं। शायद अमन की माँ को हमारी ज़रूरत हो। सुमन को देखते ही अमन का चेहरा खिल गया। हाथ में पकड़ी कॉपी और पेंसिल रखकर कहा, बहुत दिन लगा दिए, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो 7 दिन बहुत हो गए। अगर ऐसा हो कि फिर कभी ना आ सकूं तो क्या करोगे? तब शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है, पर तुम्हारे बिना एक एक पल भारी लगता है सुमन। तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अमन गंभीर था। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बन सकता अमन। इस सच्चाई को स्वीकार करने में भलाई है। हाँ, कागज़ पर क्या बना रहे थे? अमन ने जो कागज़ रखे थे उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची थी। झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए सस्ते और आरामदायक घर बनाने के लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ। क्या कर रहे हो अमन? तुम तो आकाश छूती बिल्डिंग बनाने का सपना देखते थे, उनकी जगह सस्ते घर क्यों अमन? सुमन विस्मित थी। अब वो अभिमानी अमन सच की दुनिया में जीता है। सच्चाई ये है कि अमीरों के लिए आकाश छूटी बिल्डिंग्स बनाने वाले हजारों बिल्डर्स भारी रकम लेकर महल खड़े कर देंगे, पर इन गरीबों की सुध कौन लेगा? मॉम से बात कर ली है। अपनी दौलत से इन गरीबों के लिए एक कॉलोनी बनाऊंगा। कॉलोनी का नाम भी तय कर लिया है। अमन के चेहरे पर मुस्कान थी। विश्वास नहीं होता तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? विस्मय सुमन के चेहरे पर स्पष्ट था। एक लड़की है जिसने एक अभिमानी अमन को निराभिमानी बना दिया और असली खुशी का मतलब समझा दिया। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मॉम और डैड भी खुशी का सच्चा अर्थ समझ रहे हैं।
तुम्हारी वजह से मुझे उनका प्यार मिल सका है सुमन। अब तो समझ गई कि वो लड़की कौन है। याद है तुमने कहा था गरीबों के लिए घर बनाने वाले को तुम इज्जत दोगी। उसी प्यार के इंतज़ार में हूँ। अमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तुम बेकार में मुझे आकाश पर चढ़ा रहे हो। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा से अच्छे इंसान थे, वरना एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान खतरे में न डालते। कुछ भी कहो सुमन, मेरे ऊपर झूठे अभिमान का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तुमने धोकर मुझे सच की राह दिखाई। अब वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मेरा अब जो सपना है उसे पूरा करने में हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। अमन बेटे, अब सुमन हमेशा तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे हर काम में और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी प्रेरणा और जीवन संगनी बनेगी। सुमन की माँ ने इस बात की स्वीकृति मुझे दे दी है। क्यों सुमन, तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं है ना? अचानक अमन की मॉम ने मुस्कुराते हुए आकर कहा। मुझे लगता है अभी अमन को अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर तब तक अमन का मन नहीं बदला तो हम अपने जीवन का निर्णय ले सकेंगे। गंभीरता से सुमन बोली। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है सुमन। अपने मन को जानता हूँ, ये अब कभी नहीं बदलेगा। इसे बस तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा रहेगी। तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना सुमन? तुमने ना कहने की गुंजाइश छोड़ी ही कहाँ है अमन? हल्की मुस्कान वाले सुमन के झुके मुख को अमन मुग्ध निहारता रह गया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई एक सुंदर कहानी अभिमानी निराभिमानी। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।